हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की जो एनर्जी है, जो मैकेनिकल एनर्जी है, वो हमेशा कंजर्व रहती है। इससे पहले की वीडियो में हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए। मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की। किसकी बात करते हैं बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी? ट्रांसफॉर्म होना, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होना मतलब एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाना, कन्वर्ट हो जाना। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है? द कन्वर्जन या द कन्वर्टिंग ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी into another form। ठीक है, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के, जैसे काइनेटिक एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना। क्या बताया मैंने? काइनेटिक एनर्जी का हीट एनर्जी में, यानी जो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों? हीट में। कब होती है? काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में? हीट एनर्जी में। अब कैसे होती है आप बताओ? देखो, अगर कोई बुलेट है ना, और बुलेट अगर जब हम फायर करें तो बुलेट जिस चीज़ में जाके धंसेगी, जिस चीज़ को पेनिट्रेट करी, मान लो मैंने बुलेट चलाई और वो बुलेट जाके किसी मेटल में जाके घुस गई या किसी लकड़ी में जाके वो पेनिट्रेट कर गई, तो वहाँ पर वो गर्म हो जाती है चीज़। तो इस तरीके जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हुई? हीट एनर्जी में। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर को हम क्या करते हैं? घुमाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। उल्टा भी होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में। किस में होती है? मोटर में। इसका एग्जाम्पल क्या है? जनरेटर है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसका एग्जाम्पल बताया कि बुलेट पेनिट्रेटिंग ए वॉल। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और बात करें हम तो न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, उससे एनर्जी निकलती है, उससे हम स्टीम को गर्म करते हैं और उससे क्या करते हैं हम? वो स्टीम क्या करती है? टरबाइन को घुमाने का काम करती है और जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में बदलती है। आपने देखा हमारे घरों पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम किस में यूज़ करते हैं? लाइट जलाने में, तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। उससे हम स्पीकर बजाते हैं तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। उससे हम फैन चलाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बहुत सारे टाइप्स हैं जिसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं इसको हम? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके एनर्जी कन्वर्ट होने के। ठीक है, तो दीज आर सम एग्जांपल्स विच आर शोइंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या समझ में आया आपको कि किसी भी एक टाइप की एनर्जी का दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो अब बात करते हैं बच्चों हम ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का हम बात करते हैं बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपने क्या देखा बच्चों कि जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो मान लो मैकेनिकल एनर्जी किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो मान लो अगर हमारे पास 100 जूल मैकेनिकल एनर्जी है
तो जब 100 जूल में से मैकेनिकल एनर्जी में से इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होगी तो जितने जूल इधर से एनर्जी कम होती जाएगी, यानी लॉस होता रहेगा मैकेनिकल का, उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती जाएगी। क्या बताया मैंने कि जितनी एक टाइप की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, जब एक टाइप की एनर्जी दूसरी टाइप की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है, तो जितना एनर्जी में एक तरफ लॉस होता है उतना ही दूसरी तरफ एनर्जी में गेन होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी द एनर्जी लॉस by one object is gained by other object ठीक है। क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का तो एक बॉडी जितना एनर्जी लॉस करती है दूसरी बॉडी उतना ही एनर्जी गेन कर लेती है। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी द एनर्जी लॉस ऑफ वन फॉर्म विल बी गेन बाई अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जितनी एक एनर्जी की फॉर्म लॉस होगी उतनी दूसरी एनर्जी की फॉर्म गेन कर लेगी। तो इससे हमें मिला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि जितनी एनर्जी पहले थी उतनी पूरी एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो गई, या जितनी यहाँ से कम हुई उतनी दूसरी जगह ज़्यादा पहुँच गई। तो इसको हमने क्या, इसी से हमें क्या मिला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा कि भाई एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो एनर्जी इतनी एक तरफ से खत्म हो रही है उतनी दूसरी तरफ गेन हो रही है, तो एनर्जी एक तरफ से इतनी कम हुई उतनी दूसरी तरफ गेन हुई, मतलब एनर्जी ना तो नई बनी, भाई नई एनर्जी तो बनी नहीं, जो इधर एनर्जी थी वही ट्रांसफॉर्म हो गई। तो एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली ट्रांसफर या कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड, ठीक है, नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो इसको हम नया बना सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है, नई क्रिएट नहीं होती और ना ही नई डिस्ट्रॉय होती है। ये बात हमने आपको बता दी कि भाई एक तरफ से इतना लॉस हुआ उतना नए में जो जिस फॉर्म में बदली उसमें गेन हो गया, उतनी नई बन गई। तो नई एनर्जी थोड़ी बनी, जो ये मैकेनिकल थी वो क्या बन गई, काइनेटिक इलेक्ट्रिकल बन गई। जैसे जैसे मैकेनिकल कम होती गई वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल बनती गई। तो नई एनर्जी नहीं बनी, एक टाइप की एनर्जी थी वो दूसरी टाइप की एनर्जी में चेंज हो गई, तो नई एनर्जी तो नहीं बनी। यानी इस पूरे सिस्टम की जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो कैसी है, कांस्टेंट है। कैसी है, कांस्टेंट है, नई कहीं से नहीं आती। एक तरह की एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती रहती है, केवल ट्रांसफॉर्म होती रहती है, कभी भी नई एनर्जी नहीं बनती। तो हमने इसीलिए लिखा है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये हमें जो लॉ दिया था वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे या जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था हर्मन वॉन
हेल्महोल्ट्ज, इन्होंने हमें क्या लॉ दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक हमारे फिर इसके बाद आपको पता लेवोजियर आया, उन्होंने हमें क्या बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है हमसे कि भाई मास भी ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही क्रिएट होता है, जितना है उतना ही रहता है। ये इनका लॉ था। इनका हिसाब क्या था कि एनर्जी जितनी है उतनी रहती है, वो भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन इन्होंने हमसे क्या कहा, इन्होंने हमसे कहा जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो उन्होंने हमसे कहा कि एनर्जी या मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। इन्होंने दिया था E बराबर mc²। उसमें हमने बताया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि जो मास है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फिर ये दोनों लॉ, एक कौन सा, एक तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों एक हो गए और इनको हम कहने लग गए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। ठीक है, क्या कहते हैं, कहने लगे इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। फिलहाल आपको क्या रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमसे कहती है द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम टू अनदर। ठीक है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी थी। क्या बात समझ में आई? ओके, तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों, क्या कहता है ये हमसे, ना तो एनर्जी नहीं क्रिएट होती है और ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, केवल ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। इस यूनिवर्स में टोटल एनर्जी कैसी है, कंजर्व है। और ये किसने कहा हमसे, किसने हमें दिया, हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज। ऐसे ऐसे नाम है ना, समझ में नहीं आते क्या है सर। तो भैया जितनी एनर्जी थी वो सारी की सारी एक फॉर्म से दूसरी और फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, पर नई एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती। ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम बात करते हैं बच्चों कि कंजर्वेशन ऑफ, ये नहीं आ रहा है शायद कैमरे में, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। अगर मैकेनिकल एनर्जी आपको नहीं पता है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है बच्चों वो क्या होती है हमारी, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये हो गई हमारी मैकेनिकल एनर्जी। अब बात करते हैं कि जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो उसकी एनर्जी कैसी रहती है, कंजर्व रहती है। तो क्या है इसका मतलब, मान लो कि एक हमारे पास बॉडी है जो हाइट h पर है। कितनी हाइट पर है, हाइट h पर है, इसको हम कैपिटल H लिख लेते हैं। ठीक है, ये बॉडी जब ऊपर थी, जिस पॉइंट से छोड़ी जाती है उस पॉइंट को दिया बोला A, फिर किसी एक B पॉइंट पर हम इसकी एनर्जी निकालेंगे, ये मानो B, और ये मान लो इससे कितना नीचे है, हम मान लेंगे इससे x नीचे है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, इसको पॉइंट मान लें C जो लोएस्ट पॉइंट है ग्राउंड लेवल पे, ये हमारी हाइट बनेगी h माइनस एक्स। कितनी बचेगी, h माइनस एक्स, यानी ये x तो ये पूरा h था, h में से x चला गया तो h माइनस एक्स। भाई ये मान लो अगर 20 था, 20 में से 10 चला गया तो कितना बचा 10, या पूरा 20 था 20 में से 5 गया तो ये कितना बचा 15। कैसे लिखेंगे, 20 माइनस 5। तो इस तरीके से ये मान लो हमारे पास 3 कंडीशन दे दी। क्लियर है। अब देखो मैकेनिकल के लॉ हमसे क्या कहता है, ये जो हमें मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हमसे क्या कहता है कि जितनी एनर्जी इस पॉइंट पे होगी उतनी एनर्जी इस पॉइंट पे होगी और उतनी एनर्जी सी पॉइंट, यानी एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी, ये हमसे कहता है। ठीक है, और मान लो यहाँ पर बॉडी का जो मास है वो m है। ठीक है,
तो हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे, लेट अ बॉडी ऑफ मास m is released from height h, ठीक है, released at height h, then मैकेनिकल एनर्जी तो एट पॉइंट ए, पहले हम किस पे निकालेंगे, एट पॉइंट ए पॉइंट की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हम निकालेंगे पीई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पीई एट ए कितना होगा, देखो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, यानी मास कितना एम, जी ग्रेविटेशन नीचे लिखा है जी, और हाइट एच, ये एनर्जी होगी किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। काइनेटिक एनर्जी एट ए कितनी होगी बच्चों, जीरो, क्योंकि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। हम जाते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और जब यहाँ छोड़ी भी नहीं गई है, यहीं पर रुकी है बॉडी, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एम, और वी कितना है, जीरो, क्योंकि यू शुरुआत में कितना होता है, जीरो, ठीक है, तो दिस विल बिकम जीरो। अब मुझसे कोई पूछे मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बच्चों, के ई प्लस पी, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, एम जी एच प्लस जीरो, यानी आंसर जो आएगा वो आएगा एम जी एच। अब ये जो ए पॉइंट पर एनर्जी आई एम जी एच, क्या यही एनर्जी वी पे भी होनी चाहिए, आओ डिस्कस करते हैं कैसे आएगी। तो इसको आप नोट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी एट पॉइंट बी, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। मैं सबको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस हो जाए। अब निकालेंगे एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। अब देखो ये बॉडी थी यहाँ पर, यहाँ से कहाँ पे आ गई, वी पे, ऊपर से गिरेगी तो यहाँ पर मान लो वेलोसिटी आएगी v1 मान लिया इसको, तो लेट वेलोसिटी एट पॉइंट बी, v इज v1, ठीक है, एंड हाइट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आ गई, x, ठीक है। तो हम जानते हैं इसकी बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां में काम करते हैं, पहले पीई निकालते हैं। तो पीई एट बी, पोटेंशियल एनर्जी बी पे निकालेंगे हम। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ निकालनी है, तो क्या होता है फॉर्मूला एम जी एच। अब एच कितना है, पूरा एच तो ये था, पर हम तो यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ की एच कितनी है, ये एच माइनस एक्स, देखो ये डिस्टेंस कितनी है, एच माइनस एक्स, एच में से ये घटा दो तो इतनी ऊंचाई रह गई ना, तो दिस इज एच माइनस एक्स, ठीक है, एच माइनस एक्स ये आ गई। अब हम निकालेंगे के एट बी, तो के का फॉर्मूला होता है हाफ एम, अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी मानेंगे, वी, तो हाफ एम वी1 स्क्वायर हो जाएगा, पर हमें v1 स्क्वायर की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम लगाएंगे बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होता है v स्क्वायर, यानी v1 का हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, और h कितना डिस्टेंस चला इसने, x, तो x लिख दूंगा। तो v1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि u कितना था शुरुआत में 0, तो ये हो जाएगा 2gx, क्या ये आएगा, ये v1 स्क्वायर की वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूँ तो क्या जाएगा, हाफ एम इंटू 2gx, ये हाफ से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा mgx, क्या जाएगा mgx। अब हमें क्या निकालनी है कि मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, तो me बराबर मैकेनिकल एनर्जी एट बी क्या होगा, pe प्लस के पी कितना था बच्चों, mg h माइनस एक्स प्लस mgx, ठीक है, दोनों को सम करेंगे देखो, तो mg इंटू एच, mgh कैपिटल, mg माइनस का mgx और प्लस का mgx, तो आप देखेंगे ये नेगेटिव कट जाएगा, बचेगा mgh। तो आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ भी वही आया mgh, तो आपने देखा यही एनर्जी कितनी थी, यही एनर्जी कहाँ पे थी हमारी, ए पॉइंट पे, mg कैपिटल h, और यहाँ पर भी क्या है, ये mg कैपिटल h, मतलब जितनी एनर्जी यहाँ पर थी उतनी एनर्जी यहाँ है।
मैकेनिकल एनर्जी जितनी ए पॉइंट पर थी उतनी ही बी पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी है। अब बात करते हैं पॉइंट सी की। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, पॉज करके वीडियो को नोट कर लें, नोट कर लो, क्योंकि नोट करना बहुत ज़रूरी है, दोबारा कहाँ से लाएंगे आप। ठीक है सर, हम आपका दोबारा वीडियो देख लेंगे ना, ना एक बार देखने में तो सर आपको नहीं पता कितनी मेहनत लगती है ना। तो अब बात करते हैं एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पी निकालेंगे तो पी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, और एच की वैल्यू कितनी है 0, सी पे 0 भाई, तो दिस विल बी 0। ओके, के ई कितनी होगी बच्चों, मान लो हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ वी तो पता ही नहीं है, तो यहाँ का वी हमने मान लिया वी, तो v निकालेंगे पहले, क्योंकि v की वैल्यू पता नहीं है हमको, तुम क्या रखेंगे, फिर से हम लगाएंगे बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2g h। अब कितना हाइट चल के आया ये 2g h, ये हाइट चल के आया है, तो ये पूरी हाइट h। u की वैल्यू हम रखेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी थी जब गिरा, तो 0 प्लस 2gh, यानी v स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई है 2gh। ये आई क्या, इस v स्क्वायर की वैल्यू उठा के कहाँ चिपकाते हैं हम यहाँ पर, तो दिस इज हाफ m इंटू 2gh, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा mg कैपिटल H। अब निकालेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी, तो फिर से क्या हो जाएगा ke प्लस pe, तो दिस इज के कितना है हमारा बच्चों एम जी कैपिटल एच, और प्लस ये 0 तो जाएगा एम जी एच। तो देख लो मैकेनिकल एनर्जी एट सी पर भी वही आया जो बी पर था, जो ए पर था। क्या दोनों की दोनों एनर्जी, जो 3 जगह एनर्जी थी वो सेम थी। अब इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ, देखो आप, एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी एम जी एच, पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 0। जैसे जैसे नीचे आता है पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और नीचे आते आते देखो पूरी की पूरी जो mgh थी वो कहाँ किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक mgh हो गई। मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी नीचे नीचे आते पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, मतलब एक एनर्जी कम तो दूसरी एनर्जी में गेन। यही तो मैंने बताया था आपको कि ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी द एनर्जी लॉस इन वन फॉर्म इज एनर्जी गेन्ड बाई अनदर फॉर्म। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। उल्टे जाओ, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी क्योंकि ऊपर जाने पे वेलोसिटी कम होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आधे रास्ते में क्या होगा, जब आधे रास्ते में होगा मान लो, तो क्या होगा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। भाई क्या आएगा mgh/2, नीचे वाला काइनेटिक एनर्जी भी mgh/2, दोनों ऐड कर लेंगे तो mgh/2 प्लस mgh/2, 2mgh/2, h/2 से h/2 से जो नीचे 2 था वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा mgh। मतलब आधे रास्ते में जब ये आएगा ना, आधे रास्ते में जब ये आएगा तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी, इस बॉडी के, जो बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है। तो ये था बच्चों की मैकेनिकल एनर्जी। तो इससे हमें क्या मिला कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहती है, हमेशा कंजर्व रहती है। मोशन में ना भी हो तब भी उस बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। ठीक है, यानी जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पे आप कहीं भी निकालो कैसी होगी, कंजर्व होगी। कैसी होगी, कंजर्व होगी। तो ये था हमारा लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग कंजर्व्ड ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो आज हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है, एग्जांपल दिए मैंने कुछ आपको। उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी को नई एनर्जी नहीं बना सकते, इसको केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा कैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, उसका एक हमने छोटा सा प्रूफ देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको ढंग से समझ लें और याद कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। और जैसा कि आपको पता है कोरोना पीरियड चल रहा है तो प्लीज़ घर पे रहें,
सुरक्षित रहें और कहीं भी जाते हैं तो मास्क का यूज़ जरूर करें और सैनिटाइजर्स का यूज़ करके अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर करें जब भी आप कहीं से बाहर से आते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।